जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 12th मंथ के करंट अफेयर्स को, जिसमें हम जनवरी 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को भी इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाएं और स्टडी कर सर्च करें तो आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। वहां पर आपको बहुत सारी पीडीएफ, ई बुक, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और इसके अलावा मेरा जो लूसेंट जीके का कोर्स है वो भी आपको वहीं पर मिल जाएगा, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर। तो चलिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? आंसर हो जाएगा इसका गोरखपुर में। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय या फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। और इस विश्वविद्यालय का नाम क्या होगा? उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट्री एंड हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित होगा और यह विश्वविद्यालय 125 एकड़ भूमि में बनाया जाए। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा इसका लखनऊ में। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी के द्वारा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन कब किया गया है? 25 दिसंबर को। तो 25 दिसंबर को हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती मनाई गई है। तो इसी अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन लखनऊ में किया गया है। अब ये जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है, यहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्तियाँ लगाई गई हैं और उनके स्मृति और योगदान को भी इसमें समर्पित किया गया है। आपको याद रखना है कि ये जो मूर्तियाँ हैं ये 65 फीट ऊंची मूर्तियां हैं और कांस्य की मूर्ति हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है यह लखनऊ के वसंत कुंज क्षेत्र में बनाया गया है और ये पूरा कैंपस लगभग 65 एकड़ में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ला का निधन हो गया है, वह किस भाषा के साहित्यकार थे? आंसर हो जाएगा हिंदी। तो हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार थे विनोद कुमार शुक्ला जी। तो उनका हाल ही में निधन हुआ है। उनका निधन हुआ है 23 दिसंबर 2025 को। वह हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। उनका जन्म 1937 में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में हुआ था। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं याद रखनी हैं, जैसे नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो देखेंगे और एक चुप्पी जगह। तो ये उनकी प्रमुख रचना है, प्रमुख उपन्यास हैं। इनको आप जरूर नोट करें, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। उनका संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से रहा है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया था। तो ये 2024 वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार था, इस बात को भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहली बार व्हील चेयर का उपयोग करने वाली अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? आंसर हो जाएगा मिकेला वेंथॉस। तो दोस्तों, जर्मनी देश की मिकेला वेंथॉस अंतरिक्ष में पहली बार व्हील चेयर लेकर के गई थी और वहां पर उन्होंने इसका उपयोग किया है। आपको याद रखना है कि जो मिकेला वेंथॉस हैं वो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की इंजीनियर हैं और वो पैराप्लेजिया नामक बीमारी से पीड़ित हैं, यानी वो चल नहीं सकती हैं, इसलिए वो व्हील चेयर का इस्तेमाल करती हैं। तो वो अंतरिक्ष में इस व्हील चेयर के साथ गई थी और ऐसा करने वाली वो पहली अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। उन्होंने ब्लू ओरिजिन के द्वारा संचालित एक सब ऑर्बिटल मिशन में उड़ान भरी थी। 11 मिनट का ये पूरा मिशन था, जिसमें वो लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर गई थी। ठीक है, तो मिकेला वेंथॉस जर्मनी की हैं, ये आप याद रखिएगा। और उनका संबंध यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से भी है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट किस रॉकेट से लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा LVM-3M6 से। तो दोस्तों, इसरो के द्वारा अभी हाल ही में ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट लॉन्च किया गया था LVM-3M6 रॉकेट से। अगर हम इस मिशन की बात करें तो इसे LVM-M3M6 मिशन या ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन भी बोलते हैं।
और इसे 24 दिसंबर को सुबह 8:54 पर लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसमें जो उपग्रह गया था उसका नाम था ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 और ये अमेरिका का सैटेलाइट था, इस बात को आप ज़रूर याद रखिएगा। और इस सैटेलाइट का वजन था 6100 किलोग्राम, जो कि भारत से लॉन्च किया गया है, जो कि भारत से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट है, इस बात को। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट किस रॉकेट से लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा LVM-3M6 रॉकेट से। तो दोस्तों, इसरो के द्वारा हाल ही में अमेरिका का एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट, ठीक है। तो इसको LVM-3M6 रॉकेट से लॉन्च किया गया है 24 दिसंबर 2025 को। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया था। और दोस्तों, ये जो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट था, इसको अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल ने बनाया था। यह सैटेलाइट सीधे आम स्मार्टफोन पर हाई स्पीड सेलुलर ब्रॉडबैंड प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे पूरी दुनिया भर में 4G और 5G कनेक्टिविटी मिलेगी। यह सैटेलाइट 6100 किलोग्राम वजनी था, जो भारत से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट था। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे आप जरूर नोट करें। अगला क्वेश्चन है, 3 साल का निरंतर या रोलिंग बजट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि वह 2026-27 से 3 साल का रोलिंग बजट तैयार करेगी। यह प्रणाली शुरू करने वाला मध्य प्रदेश पहला स्टेट बना है। रोलिंग बजट का मतलब यह है कि हर साल बजट बनाते समय अगले 2 वर्षों की झलक भी दी जाएगी कि आने वाले 2 वर्षों में सरकार क्या करने जा रही है, इस बात को भी बजट में बताया जाएगा। इससे लंबी अवधि की योजना और विकास कार्यों को बेहतर दिशा मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ने कौन सा प्रदूषण नियंत्रण पोत हाल ही में शामिल किया है? आंसर हो जाएगा समुद्र प्रताप। तो दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्र प्रताप को शामिल किया है और यह भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में हुआ है और इसे गोवा में ही शामिल किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड में। इसमें 60% से अधिक जो सामग्री है वो स्वदेशी सामग्री है, यानी इंडिजीनियस है। और समुद्र प्रताप इंडियन कोस्ट गार्ड का सबसे बड़ा पोत भी है, इस पॉइंट को भी आप नोट करें। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार पॉलीमर का 1 रियाल का नोट जारी किया है? आंसर हो जाएगा ओमान। तो ओमान की करेंसी क्या है? रियाल। तो वहाँ पर हाल ही में रियाल का एक नोट जारी किया गया है जो कि पॉलीमर से बना है, यानी प्लास्टिक से बना है। तो इसको कपड़े यानी कॉटन की जगह पॉलीमर से बनाया गया है और ये ओमान की करेंसी के इतिहास में पहला पॉलीमर का नोट है। नोट के आगे की तरफ ओमान बॉटनिक गार्डन की तस्वीर है और इस नोट का जो आकार है वो है 145x76 mm। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि ओमान ने पहली बार पॉलीमर का 1 रियाल का नोट जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की मेडल टैली में पहला स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा इसका कर्नाटक ने। तो दोस्तों, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की अगर हम बात करें तो यह इसका दूसरा संस्करण था और यह दीव के घोगला बीच में आयोजित किया गया था, जो कि दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप में है। इसका शुभंकर था पर्ल, जो कि एक डॉल्फिन है। और इन खेलों का आयोजन 5 जनवरी से 10 जनवरी 2026 तक किया गया है। इसमें बीच वॉलीबॉल, बीच कबड्डी, बीच सॉकर, सेपक टकरा, पैंचक सिलॉट, ओपन वाटर स्विमिंग, ये सभी खेल शामिल किए गए थे। मेडल टैली में कर्नाटक पहले स्थान पर है जिसने 11 मेडल जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तमिलनाडु दूसरे, तीसरे नंबर पर मणिपुर रहा है, चौथे पर मध्य प्रदेश और 5वें स्थान पर हरियाणा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पन्ना के हीरे को GI टैग मिला है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है वहाँ पर हीरों का उत्पादन होता है। तो पन्ना के हीरे को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है।
इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रोलैन उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो यह दोस्तों हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में रोलैन उत्सव का आयोजन किया गया है। यह उत्सव शीतकालीन परियों को विदाई देने के लिए मनाया जाता है। यहाँ की मान्यता ये है कि ये परियां सर्दियों में गांव वालों की रक्षा करती हैं। उत्सव का आयोजन नागिन नारायण मंदिर में होता है। इसमें पुरुष पारंपरिक मुखौटे और विशेष परिधान पहन करके नृत्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजय वॉरियर 25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो यह भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अजय वॉरियर अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। तो 2025 में इस अभ्यास का आयोजन राजस्थान के बीकानेर जिले में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है और यह इसका 8वां संस्करण था। 14 दिनों तक ये अभ्यास चला है। इसमें भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के कुल 240 सैनिक शामिल हुए थे और यह अभ्यास पहली बार 2011 में आयोजित किया गया था और ये हर 2 साल में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस न्यायाधिकरण ने मृत्यु दंड सुनाया है? आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल। तो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल्स के द्वारा बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मृत्यु दंड सुनाया गया है। यह फैसला उनके खिलाफ दर्ज मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में दिया गया है। उन पर आरोप था कि उन्होंने जुलाई से अगस्त 2024 में छात्र नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक कार्रवाई का आदेश दिया था, जिससे लगभग 1400 लोगों की मौत हुई थी। बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को भी मृत्यु दंड दिया गया है इसी ट्रिब्यूनल के द्वारा। ठीक है, अगर हम शेख हसीना की बात करें तो वह पहली बार प्रधानमंत्री कब बनी थी? 23 जून 1996। ठीक है, और इसके अलावा जनवरी 2024 में वो लगातार चौथी बार और कुल 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ इंडिया ने हाल ही में किस एक्ट्रेस को सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा कीर्ति सुरेश। तो भारतीय अभिनेत्री हैं कीर्ति सुरेश, तो उनको यूनिसेफ इंडिया के द्वारा सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया गया है। तो उनका काम बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाना होगा। उनकी भूमिका बच्चों के अधिकार, लैंगिक समानता और सामाजिक बदलाव को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, एटीपी फाइनल्स 2025 के विजेता कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा जेनिक सिनर। तो इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं जेनिक सिनर, तो वो एटीपी फाइनल्स 2025 के विजेता बने हैं। उन्होंने स्पेन के कार्लोस अल्कराज को हराया था। उन्होंने लगातार दूसरी बार यह ट्रॉफी अपने नाम की है, इस बात को आप याद रखिएगा। और दोस्तों इसके अलावा जो एलिना रायबकीना है जो कि कजाकिस्तान की हैं, उन्होंने आर्याना सबालेंका जो कि बेलारूस की हैं, उनको हरा करके WTA फाइनल्स जीता था। महिलाओं का होता है WTA फाइनल्स, पुरुषों का होता है ATP फाइनल्स। तो ATP फाइनल्स जीता है जेनिक सिनर ने और WTA फाइनल्स जीता है एलिना रायबकीना ने। ठीक है, अब हम 2025 में टेनिस की जो महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं होती हैं उनके विजेता एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अलग से क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, यहीं पर उनको रिवाइज करते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल विजेता थे जेनिक सिनर जो कि इटली के हैं। महिला एकल विजेता थी मेडिसन कीज जो कि अमेरिका की थी। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल विजेता थे कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं। महिला एकल विजेता थी कोको गॉफ जो कि अमेरिका की हैं। विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल विजेता जेनिक सिनर और महिला एकल विजेता इगा स्विएटेक थी जो कि पोलैंड की हैं। यूएस ओपन की बात करें तो पुरुष एकल के विजेता कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के और महिला एकल विजेता आर्याना सबालेंका थी जो कि बेलारूस की थी। तो ये ग्रैंड स्लैम के विजेता हैं 2025 के, इनको भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2025 कौन सा शब्द बना है? आंसर हो जाएगा पैरा सोशल। तो पैरा सोशल वर्ड जो है वो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया। अगला क्वेश्चन है, बिहार के 10वीं बार चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार। ठीक है, तो नीतीश कुमार बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं और उन्हें शपथ किसने दिलाई है? तो आरिफ मोहम्मद खान ने दिलाई है जो कि बिहार के राज्यपाल हैं। इसके अलावा सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं।
ठीक है। तो अभी वहाँ पर जो कैबिनेट का गठन हुआ था उसमें 26 मंत्रियों ने शपथ ली थी। नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? 3 मार्च सन 2000 को, ठीक है। लेकिन उनकी सरकार केवल 7 दिन चली थी जब उनकी पहली बार सरकार बनी थी। अभी जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 हुआ है उसमें एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल की है। तो एनडीए गठबंधन ने 202 सीटें हासिल की हैं। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू और उनके सहयोगी दल हैं। महागठबंधन को केवल 35 सीटें ही मिले हैं, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल हैं। अगला क्वेश्चन है 2024 का इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा मिशेल बैचलेट को। यानी 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बैचलेट को प्रदान किया गया है। और वह किस देश की हैं, इस बात को आप याद रखिएगा कि उनका संबंध चिली से है और वो चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं और इसके अलावा वह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त भी रह चुकी हैं। तो उन्हें 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उनके मानवाधिकारों की रक्षा और वैश्विक शांति के लिए जो उनके द्वारा प्रयास किए गए हैं इसके लिए प्रदान किया गया है। अगर हम इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है और यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, विकास और मानवता के कल्याण के लिए काम किया होता है। और यह पुरस्कार भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? आंसर हो जाएगा सऊदी अरब को, ठीक है। तो सऊदी अरब को अमेरिका ने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है। यह दर्जा मिलने के बाद अमेरिका और सऊदी अरब के बीच रक्षा और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी। आपको याद रखना है कि सऊदी अरब को यह दर्जा जो मिला है, यह दर्जा प्राप्त करने वाला वह 20वां देश बना है। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा फातिमा बोस। तो दोस्तों, फातिमा बोस ने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब अपने नाम किया है। अगर हम मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2025 की बात करें तो यह इसका 74वां संस्करण था। इसकी थीम थी द पावर ऑफ लव और यह प्रतियोगिता थाईलैंड में आयोजित की गई थी। तो इसमें मैक्सिको की जो फातिमा बोस हैं उन्होंने खिताब अपने नाम किया है। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि भारत की तरफ से मनिका विश्वकर्मा शामिल हुई थी। और अगला जो आयोजन होगा मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का वो प्यूर्टो रिको में किया जाएगा। तो देखिए, फातिमा बोस तो इसकी विनर रही हैं और फर्स्ट रनर अप कौन रही हैं? थाईलैंड की प्रवीणा सिंह और सेकंड रनर अप रही हैं वेनेजुएला की स्टेफनी अबासाली और थर्ड रनर अप रही हैं फिलीपींस की आहिस्सा मनालो। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश को मिली है? तो ये तुर्की को मिली है, ठीक है। या COP31 का जो आयोजन है ये तुर्की में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेशेल्स को किस संगठन का पूर्ण सदस्य बनाया गया है? तो सेशेल्स देश हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन या कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का मेंबर बना है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें पहले से कौन कौन से देश शामिल हैं? अगला क्वेश्चन है, सेशेल्स को किस संगठन का पूर्ण सदस्य बनाया गया है? आंसर हो जाएगा कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन या कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो दोस्तों, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के पहले से मेंबर कौन कौन है? भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और बांग्लादेश। इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना। और कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन 2025 की जो बैठक है ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसे घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा ब्लेड, स्लोवेनिया। तो दोस्तों, स्लोवेनिया का एक शहर है जिसका नाम ब्लेड है। तो ये संयुक्त राष्ट्र की पर्यटन एजेंसी के द्वारा
आधिकारिक तौर पर 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा इसका उरुग्वे। तो दोस्तों, उरुग्वे इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना है। तो इसमें यह कहा गया है कि गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति कानून के तहत चिकित्सीय सहायता से सम्मानपूर्वक मृत्यु का विकल्प चुन सकता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो वो इच्छा मृत्यु को विकल्प के तौर पर चुन सकता है। यह कानून व्यक्ति की गरिमा, आत्मनिर्णय और मानवाधिकारों को केंद्र में रख करके बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस धर्म को अलग जनगणना कोड देने की मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा बाथो धर्म। तो देखिए दोस्तों, जो जनगणना होनी है 2026-27 में, तो उसमें वाथो धर्म का कॉलम भी जोड़ा गया है, यानी कि उसे जनगणना कोड दिया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसे आप नोट जरूर करें। वाथो धर्म की बात करें तो यह वोडो जनजाति का पारंपरिक और सबसे पुराना धर्म है। इसमें शिवराय नामक देवता की पूजा की जाती है। वाथो धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है। ठीक है, तो इसी को धर्म वाले कॉलम में जोड़ा गया है जनगणना 2027 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। तो पुर्तगाल देश में बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है सार्वजनिक स्थानों पर। अगला क्वेश्चन है, गोवर्धन असरानी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह भारत के प्रसिद्ध एक्टर थे, तो उनका हाल ही में निधन हो गया है। उनका जन्म 1941 में जयपुर राजस्थान में हुआ था। निधन उनका 20 अक्टूबर 2025 को मुंबई में हुआ है। 350 से अधिक फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग की है और इन्होंने हिंदी और गुजराती दोनों में काम किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, रोड्रिगो पाज किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो वह बोलीविया देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिकी देश है बोलीविया, तो वहाँ के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? रोड्रिगो पाज चुने गए हैं और उन्होंने अभी हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। बोलीविया की अगर हम बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। सुक्रे इसकी संवैधानिक राजधानी और लापाज इसकी प्रशासनिक राजधानी है और इसकी सीमा ब्राज़ील, पेरू, चिली, अर्जेंटीना और पराग्वे देश से लगती है। यहाँ एंडीज पर्वत, अल्टीप्लानो पठार और अमेजन वर्षा वन पाए जाते हैं और बोलीविया दुनिया में सबसे बड़े लिथियम भंडार वाले देशों में शामिल है। और यहाँ की करेंसी की बात करें तो बोलीवियानो यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, एयरफोर्स पावर रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को तीसरा स्थान मिला है। तो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना अब दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर एयरफोर्स बन गई है। तो भारत से आगे अब अमेरिका और रूस है, तीसरे नंबर पर भारत हो जाएगा, चाइना चौथे नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो कि इंडेक्स से रिलेटेड हैं। तो 2025 के इंडेक्स हैं, यहीं पर हम इनका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में जो लास्ट बार जारी किया गया था, इसमें सिंगापुर टॉप पर, भारत 85वें स्थान पर रहा है। मुकेश अंबानी भारत में हुरुन रिच लिस्ट 2025 में टॉप पर हैं। एलन मस्क 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में स्विट्जरलैंड टॉप पर, भारत 38वें नंबर पर रहा है। NIRF रैंकिंग 2025 में IIT मद्रास टॉप पर रहा है और वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में आइसलैंड टॉप पर, भारत 115वें स्थान पर रहा है और सबसे निचले स्थान पर रूस रहा है वैश्विक शांति सूचकांक में। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान जोहोर कप 2025 में भारत ने कौन सा मेडल जीता है? तो भारत ने सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल दोस्तों? सिल्वर मेडल। तो सुल्तान जोहोर कप हॉकी से रिलेटेड है, इस बात को आप याद रखिएगा। इसका आयोजन मलेशिया देश में किया गया है। इस बार इसका 13वां संस्करण हुआ था। ऑस्ट्रेलिया, भारत, ग्रेट ब्रिटेन, पाकिस्तान, मलेशिया और न्यूजीलैंड इसमें शामिल थे। चैंपियन बना है ऑस्ट्रेलिया तीसरी बार, भारत दूसरे नंबर पर रहा है और तीसरा स्थान ग्रेट ब्रिटेन को हासिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है?
आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची बनी है। आपको याद रखना है कि उनकी पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। और शिगेरू इशिबा के इस्तीफा के बाद जो साने ताकाइची हैं वो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। अगला क्वेश्चन है, तुवालू किस संगठन का 90वां सदस्य बना है? तो वह अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ या इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या IUCN का 90वां सदस्य बना है। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस प्रतिभा सिंह को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा WIPO। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO के न्यायाधीशों के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा सिंह को। उनका कार्यकाल 2025 से 27 तक होगा और वह इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय बनी है। अगला क्वेश्चन है, 2026 के शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारत से किसे मसाल वाहक चुना गया है? आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा को। तो दोस्तों, भारत के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा को 2026 शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक के लिए मसाल वाहक चुना गया है। और ये जो विंटर ओलंपिक हैं ये 6 से 22 फरवरी 2026 तक इटली में आयोजित किए जाएंगे। अभिनव बिंद्रा की अगर हम बात करें तो उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक के दौरान 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कफाला सिस्टम को समाप्त किया है? आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। तो दोस्तों, सऊदी अरब में 70 साल पुराना कफाला सिस्टम अब समाप्त हो चुका है। यह सिस्टम 1950-60 के दशक में शुरू हुआ था। कफाला सिस्टम की अगर हम बात करें तो यह विदेशी मजदूरों पर लागू होता था और इसमें मजदूर की पूरी जिम्मेदारी उसकी नियोक्ता यानी कफील के पास होती थी। कफील उस व्यक्ति को कहा जाता है जो मजदूर को नौकरी पर रखता था। तो मजदूर बिना कफील की इजाज़त की नौकरी नहीं बदल सकता था और देश भी नहीं छोड़ सकता था और कोई शिकायत भी नहीं कर सकता था। तो इसी को कफाला सिस्टम बोला जाता था। हालांकि अब ये सिस्टम समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनार नदी पर किस देश ने बांध बनाने का निर्देश दिया है? आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। तो दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है और उसके जो सुप्रीम लीडर हैं वो है हिब्तुल्लाह अखुंदजादा। तो उन्होंने अफगानिस्तान की कुनार नदी पर तत्काल बांध निर्माण का निर्देश दिया है। अब खास बात यह है कि ये नदी पाकिस्तान में भी आती है, यानी कि अफगानिस्तान से ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और इस नदी से पाकिस्तान में पानी की आपूर्ति होती है। अब अफगानिस्तान ने इस पर बांध बनाने का जो निर्णय लिया है उससे क्या होगा कि पाकिस्तान में लिमिटेड पानी आएगा। ठीक है, तो इसके कारण पाकिस्तान में पानी की किल्लत होने वाली है। तो भारत द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद तालिबान का यह कदम पाकिस्तान के लिए एक और जल संकट पैदा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा मोहनलाल को। तो दोस्तों, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 मलयालम एक्टर मोहनलाल को प्रदान किया गया है। हालांकि ये अवार्ड उन्हें 2023 के लिए प्रदान किया गया है। मोहनलाल का पूरा नाम मोहनलाल विश्वनाथन है। उनका जन्म कोल्लम केरल में 1960 में हुआ है। उन्होंने मलयालम फिल्मों के अलावा तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। 350 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग की है। 2001 में उन्हें पद्मश्री और 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है और अब उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। दादा साहब फाल्के अवार्ड की अगर हम बात करें तो यह भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दोस्तों, इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी और इसकी पहली विजेता कौन है? अभिनेत्री देविका रानी। दोस्तों, दादा साहब फाल्के अवार्ड के अंतर्गत 10 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। 2018 के विजेता हैं अमिताभ बच्चन, 2019 के रजनीकांत और 2020 का जीता था आशा पारेख ने। 2021 के विजेता हैं वहीदा रहमान और 2022 के विजेता हैं मिथुन चक्रवर्ती। 2023 का मोहनलाल को मिला है। अगला क्वेश्चन है, भारत का चौथा सौर ऊर्जा गांव कौन बना है? आंसर हो जाएगा धोर्डो। तो धोर्डो गुजरात में है और ये भारत का चौथा सौर ऊर्जा गांव बना है।
अगला क्वेश्चन है आईटीबीपी के नए महानिदेशक यानी डीजी कौन नियुक्त हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार। तो दोस्तों वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर हैं प्रवीण कुमार। अगला क्वेश्चन है आईटीबीपी के नए महानिदेशक यानी डीजी कौन नियुक्त हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार। तो दोस्तों वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर प्रवीण कुमार को आईटीबीपी का नया डीजी बनाया गया है। वह असम मेघालय कैडर के अधिकारी हैं। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि आईटीबीपी को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बोला जाता है। 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना हुई थी और यह गृह मंत्रालय के अधीन है। इसका उद्देश्य भारत चाइना की जो सीमा है उसकी सुरक्षा करना, विशेष रूप से हिमालय वाले क्षेत्रों में ये भारत चाइना सीमा की सुरक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन। तो ये महाराष्ट्र में है, तो अब अहमदनगर रेलवे स्टेशन अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता निलंबित की है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने यानी आईसीसी ने अमेरिका के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को निलंबित किया है और आईसीसी ने यह कार्रवाई यूएसए क्रिकेट द्वारा वित्तीय और प्रशासनिक नियमों के उल्लंघन के कारण की है। बोर्ड का आरोप है कि उसने पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ी शर्तों का पालन नहीं किया है, यानी कि यूएसए क्रिकेट अब आईसीसी की बैठकों, फंडिंग और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मिथुन मनहास बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। तो मिथुन मनहास का संबंध जम्मू कश्मीर से है, इस बात को आप याद रखिएगा। और उन्होंने बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में रोजर बिन्नी का स्थान लिया है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। सीईओ हैं हेमांग अमीन, उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला, सचिव हैं देवजीत सैकिया, कोषाध्यक्ष हैं प्रभतेज भाटिया, मुख्य चयनकर्ता हैं अजीत अगरकर, आईपीएल के अध्यक्ष हैं अरुण धूमल, पुरुषों की टीम के कोच हैं गौतम गंभीर और महिलाओं की टीम के कोच हैं अमोल मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने कुल 48 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं दोस्तों? 48। तो भारतीय एथलीटों ने बहरीन के मनामा में आयोजित एशियाई युवा खेलों में 13 गोल्ड, 18 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल 48 मेडल जीते हैं। तो आपको याद रखना है कि एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारत के 222 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और कबड्डी में भारत के लड़कों और लड़कियों की टीम ने गोल्ड जीता है। मुक्केबाजी में खुशी चंद, आहाना शर्मा, चंद्रिका पुजारी, अंशिका ने गोल्ड जीता है। कुश्ती में मौनी, यशिता, जयवीर सिंह ने गोल्ड, अंजलि सानी फूल माली और अर्जुन रोहिल ने बीच रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता है। एशियन यूथ गेम्स 2025 की अगर हम बात करें तो मनामा बहरीन में इनका आयोजन हुआ था। अक्टूबर में ये आयोजित किए गए थे। तीसरा संस्करण था ये। 45 एशियाई देश इसमें शामिल हुए थे। 8000 से अधिक एथलीट इसमें शामिल हुए थे। भारत के दल के प्रमुख कौन थे? योगेश्वर दत्त। और पिछला संस्करण 2013 में हुआ था चाइना के नानजिंग में। मेडल टैली की बात करें तो चाइना टॉप पर रहा है और सेकंड नंबर पर उज्बेकिस्तान, तीसरे नंबर पर कजाकिस्तान, चौथे नंबर पर ईरान, पांचवें स्थान पर थाईलैंड और छठे स्थान पर इंडिया रहा है। अगला क्वेश्चन है आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है और आपको याद रखना है कि यह इसका 13वां संस्करण था। 30 सितंबर से 2 नवंबर तक इसका आयोजन हुआ है। भारत और श्रीलंका इसके मेजबान थे और इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान ने हिस्सा लिया था और फाइनल मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ था और फाइनल में भारत ने 52 रन से जीत दर्ज की थी। भारत का स्कोर 298 था। 7 विकेट खोकर के 50 ओवर में साउथ अफ्रीका 246 पर ऑल आउट हो गई थी। फाइनल मुकाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुआ था। भारत ने पहली बार महिला क्रिकेट विश्व कप जीता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। और फाइनल की बेस्ट प्लेयर कौन रही हैं? सैफाली वर्मा। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा। सबसे अधिक रन लॉरा बोलबार्ट ने बनाए थे, ये साउथ अफ्रीका की थी, इन्होंने 571 रन बनाए थे। और सबसे अधिक विकेट दीप्ति शर्मा ने लिए थे, 22 विकेट। सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर लॉरा बोलबार्ट ने बनाया था 169 रन का इंग्लैंड के खिलाफ। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर, साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा बोलबार्ट थी।
अगला क्वेश्चन है, WHO ने नेपाल को हाल ही में किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? आंसर हो जाएगा रूबेला। तो रूबेला को जर्मन खसरा भी बोला जाता है, तो इससे मुक्त हो गया है नेपाल। इसकी घोषणा WHO के द्वारा की गई है। रूबेला की बात करें तो यह खासकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं में गंभीर हो सकता है। ये रूबेला वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 की मेडल टैली में पहले स्थान पर कौन रहा है? मध्य प्रदेश। पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ था और इसमें कुल 24 मेडल थे, जिसमें से मध्य प्रदेश ने 18 मेडल जीते हैं, 10 गोल्ड, 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल। और आपको याद रखना है कि ओडिशा 10 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहा है और केरल इस प्रतियोगिता में 7 मेडल के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, इंगा रुगिनियन किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? आंसर हो जाएगा लिथुआनिया। तो लिथुआनिया देश की नई प्रधानमंत्री बनी है इंगा रुगिनियन। अगर हम लिथुआनिया की बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। विनियस इसकी राजधानी है और गीतानस नौशेदा यहाँ की राष्ट्रपति हैं। यूरो यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है 12th फेल को। तो दोस्तों 23 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा नई दिल्ली में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे और इसी के साथ दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया था, जो कि मोहनलाल जी को मिला था 2025 में। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954 से शुरू हुए थे। भारतीय सिनेमा को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। अगर हम 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म थी 12th फेल। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान और विक्रांत मैसी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदीप्तो सेन और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी द केरल स्टोरी को मिला था। सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली फिल्म सैम बहादुर थी। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था PVNS रोहित को और बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड शिल्पा राव को मिला था। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है कि बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड द फ्लावरिंग मैन को मिला था। बेस्ट हिंदी फिल्म कटहल रही है। बेस्ट मराठी फीचर फिल्म श्यामची आई रही है और बेस्ट गुजराती बस और बेस्ट तमिल फीचर फिल्म रही है पार्किंग। तो इनको आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहाँ पर आपको प्रीमियम कोर्स, पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की PDF, टेस्ट पास, ये सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको मेरा लुसेंट जीके फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अर्जुन जीएस फाउंडेशन कोर्स भी आपको यहीं पर मिलेगा, राजा गुप्ता सर का। और लुसेंट जीके फाउंडेशन सीरीज़ की अगर हम बात करें तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट बैच होगा आपके लिए। तो आपको इसके लिए कूपन कोड यूज करना है लुसेंट 500। इस कोर्स की वैलिडिटी है 3 साल की। इसमें हम लुसेंट को बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे और इसमें फ्री मिलेगा आपको 18,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने के मंथली टेस्ट मिल जाएगा, 12 महीने की मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। और दोस्तों टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने के करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक जीके जीएस के क्वेश्चन, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और करेंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। कॉम्बो पैक आपको मिलेगा प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर। तो इसमें आपको मंथली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और 18,000 जीके क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और इसके अलावा जो दूसरा कॉम्बो पैक है इसमें मंथली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और इसके अलावा 10,000 जीके ऑल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो इनको आप प्राप्त कर सकते हैं ऐप पर जाकर के, जो कि प्रीमियम कोर्स पर मिलेंगे। और दोस्तों ऐप पर ई बुक वाले सेक्शन पर मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक, ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। अभी इसमें ऑफर चल रहा है तो आप इसमें कूपन कोड यूज करें न्यू ईयर 900, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। 3 साल की वैलिडिटी है इस कोर्स की। और अगर आपको कोई इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताइए कि पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी ई बुक, टेस्ट सीरीज ये सभी मिल जाएगा। तो इनको जाकर के प्राप्त कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा जिसका नाम स्टडी करो ऑफिशियल है। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी और 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की PDF आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इनको प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको
4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।